नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटा, मैं तुम्हारे माँ और बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे छोटे लड़के की हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद एक तरह से कहें तो बहू भी बस चौथारी तक ही रह पाई थी, यानी बिल्कुल ही नहीं रह पाई थी। बहू के आने के दूसरे दिन चौथारी की रस्म हुई थी। चौथारी के दूसरे दिन रिसेप्शन था। वह दिन भी पार्टी और उसकी तैयारियों में ही बीत गया था। उसी के दूसरे दिन कोलकाता से फ्लाइट थी। सुबह की ही ट्रेन से बहू और बेटा दोनों निकल गए थे। बिंदेश्वरी बाबू पखेरू की तरह उड़ते दिन को याद कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी पत्नी जानकी भी बहू के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाई थी। क्यों नहीं कुछ दिनों बाद नई बहू के साथ पुणे में थोड़े दिन रहा जाए। उनके छोटे बेटे और बहू दोनों पुणे में दो अलग अलग IT फर्म में काम करते थे। बहू और बेटे ने जाते ही खुशखबरी दी थी। अरे वो वाली खुशखबरी नहीं, उन्होंने दोनों मिलकर एक बड़ा फ्लैट लिया जिसमें दो बड़े बड़े कमरे थे और ड्राइंग रूम कम हॉल भी था। ले लिया था, उसी में शिफ्ट करने की खुशखबरी दी थी। जानकी ने प्रकाश से कहा था कि भगवान का फोटो भी घर में लगा लेना और घर में उनकी पूजा कर लेना। इस पर छोटी बहू ने व्हाट्सएप पर लकड़ी का एक मंदिर जैसा बना हुआ भगवान के सुंदर सिंहासन की तस्वीर भेजी थी, जिस पर जानकी बहुत खुश हुई थी। रीता बहुत संस्कार वाली बहू मिली है। बिंदेश्वरी बाबू के छोटे बेटे का नाम प्रकाश था। रीता उसकी पत्नी का नाम था। बिंदेश्वरी बाबू सेवानिवृत्ति के बाद बस ये अपनी आखिरी जिम्मेदारी को पूरा करके निश्चिंत हो गए थे। बिंदेश्वरी बाबू ने नई बहू के साथ पुणे में थोड़े दिन बिताने के लिए सोचा ही था कि उनकी पत्नी जानकी ने पुणे जाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। उनकी एकलौती बेटी हैदराबाद में रहती थी। जानकी ने बेटी से इसके बारे में बताया तो वह भी बहुत खुश हुई। उसने अपनी माँ से कहा था, माँ क्यों नहीं गरिमा की गर्मियों की छुट्टियों के समय प्लान किया जाए। गरिमा क्लास 4 में वहीं हैदराबाद में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। गर्मी की छुट्टी प्रारंभ होते ही 17 मई को जानकी के साथ बिंदेश्वरी बाबू पुणे के लिए रवाना होंगे। उसके एक दिन बाद उनकी बेटी अपनी बेटी गरिमा के साथ पुणे के लिए प्रस्थान करेगी। इस तरह दोनों ही उसी दिन पुणे पहुंचेंगे। इस सारी योजना के बारे में प्रकाश को बताना चाह रहे थे, इसलिए आज उन्होंने प्रकाश को कॉल किया। आज शनिवार था और शनिवार के दिन ऑफिस से छुट्टी रहने के कारण शाम में प्रकाश से ज़्यादा समय तक बात की जा सकती थी। बिंदेश्वरी बाबू ने जैसे ही फ़ोन किया, प्रकाश ने ही फ़ोन उठाया था। फ़ोन पर तेज संगीत के बजने की आवाज़ें आ रही थी। कई लोगों के ठहाकों की भी आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। उन्होंने फ़ोन पर ही कहा था, बेटे लगता है कि तुम व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ। प्रकाश ने कहा था, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शरीक नहीं हो सके थे उनको खाने पर बुलाया था। वही पार्टी चल रही है जिसका शोरगुल आप सुन रहे होंगे, बाद में बात करते हैं। बिंदेश्वरी बाबू समझ गए थे उन लोगों ने क्यों बड़े फ्लैट में शिफ्ट किया था। दूसरे दिन रविवार था। आज तो प्रकाश को सूचित करना निहायत ही ज़रूरी था। शाम में उन्होंने करीब 8 बजे फ़ोन किया था। फ़ोन पर आज भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आज शोरगुल नहीं था। प्रकाश, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। परसों हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। परसों तुम्हारी दीदी हैदराबाद से गरिमा के साथ पहुँचेगी। हम लोग गरिमा की गर्मी की छुट्टी भर वहीं रहेंगे। प्रकाश ने तुरंत उत्तर दिया था, पापा आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया। रीता के ऑफिस के पास आए हुए हैं और इसी समय आप फ़ोन कर दिए। बिंदेश्वरी बाबू ने कहा था, बेटे आज बताना ज़रूरी था इसलिए फ़ोन करना पड़ा। प्रकाश ने प्रश्न किया था, क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? उसके प्रश्न से बिंदेश्वरी बाबू को लग रहा था कि वे लोग स्वागत योग्य अतिथि की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। शायद उन्होंने कहा था, सभी लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी दीदी, बस तुम्हारे जीजा जी भी नहीं आ रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। प्रकाश ने कहा था, पापा दिक्कत हो जाएगी। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अपने घर में क्या दिक्कत हो सकती है? आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। प्रकाश के इस जवाब से तो बिंदेश्वरी बाबू को काट मार गया। पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। जानकी भी बगल में खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। अब वे अपनी बेटी को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? क्या यही बताएंगे कि प्रकाश ने आने से मना कर दिया? शादी के पहले तक तो प्रकाश ऐसा नहीं था। शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगने लगता है?
बिंदेश्वरी बाबू ने रात को खाना भी नहीं खाया। कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग पुणे नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह भी पुणे जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दें। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे? क्या यह कहना उचित होगा कि प्रकाश ने आने से मना कर दिया है? ये सारी बातें सोचते सोचते रात भर वे करवट बदलते रहे। जब अपने किसी करीबी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदला हुआ लगता है तो चोट सीधे कलेजे पर लगती है। सवेरे बिंदेश्वरी बाबू उठे थे तो कलेजे में हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। सुबह 8 बजे प्रकाश का कॉल आया था। कांपते हाथों से बिंदेश्वरी बाबू ने फ़ोन उठाया था। पापा सॉरी, कल मैंने रीता से बिना डिस्कस किए हुए कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी। मैंने रात में रीता से डिस्कस किया। रीता आप लोगों को ज़रूर बुलाने पर जोर दे रही है। आप लोग अवश्य आएँ। कार्यक्रम में कोई भी फेरबदल मत कीजिएगा। बिंदेश्वरी बाबू चुप ही रहे। प्रकाश ने फिर फ़ोन किया। पापा आप लोग आ रहे हैं ना? मोबाइल जानकी ने अपने हाथ में लिया। हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। फ़ोन काटने के बाद जानकी ने अपने पति को झकझोर कर संज्ञा शून्यता की स्थिति से जगाया था। वह बोली थी, मैं कह रही थी ना कि बहू बहुत संस्कारी है, वह सब संभाल लेगी। बिंदेश्वरी बाबू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था दिक्कत किसे था, लेकिन यह समझ में आ गया था कि बच्चों को दी गई परवरिश में ज़रूर कहीं कोई कमी रह गई थी। कहीं ना कहीं खुशी का कोई कण किसी कोने में छिपा हो, शायद इसी की आस में वे पुणे जाने की तैयारी में लग गए थे। बिंदेश्वरी बाबू आज बहुत खुश थे। वे अपनी पत्नी जानकी के साथ आज अपने बेटे बहू के पास पुणे जा रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी। उन्होंने हैदराबाद में रह रही अपनी इकलौती बेटी और नतिनी गरिमा के भी आने का कार्यक्रम बना दिया था। गरिमा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इस तरह बेटी से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। नतिनी से तो लगता है कि उसके पहले जन्मदिन के सालों बाद मिलेगी। इतनी सारी खुशियां भगवान एक साथ दे रहे हैं। कभी कभी डर भी लगने लगता है, क्योंकि इतनी सारी खुशियों के साथ उत्सव मनाने की आदि नहीं है वह, इसलिए एक स्वाभाविक डर भी ज़हन में घर कर लेता है। करीब 32 घंटे की निरापद और सुखद यात्रा के बाद वे सुबह 6:30 बजे पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने ट्रेन का कोच और बर्थ नंबर SMS द्वारा बेटे प्रकाश के मोबाइल पर भेज दिया था। प्रकाश ने इसे कंफर्म भी किया था। उसने रिप्लाई किया था कि वह उन्हें लेने आ जाएगा। हालांकि सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती थी। ऐसा शायद वीकडेज होने के कारण हो सकता है, और IT फर्म में काम करने वाले लोग अक्सर देर रात तक काम करते हैं, इसलिए सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होनी स्वाभाविक है। फिर भी प्रकाश ने फ़ोन पर कॉल करके कहा था कि अगर थोड़ी देर हो जाए तो स्टेशन पर ही इंतज़ार कीजिएगा, वह लेने ज़रूर आएगा। बिंदेश्वरी बाबू ने अपने मोबाइल पर 5 बजे सुबह का ही अलार्म सेट कर दिया था। ट्रेन सही समय से चल रही थी। वे ठीक 5 बजे सुबह रोज़ ही जग जाया करते थे। सुबह नित्य क्रिया के बाद थोड़ा ध्यान और उसके बाद निकल जाते। पार्क की ओर लंबी सैर के लिए जानकी भी साथ होती थी, परंतु वह थोड़ी दूर साथ चलकर पार्क के ही बेंच पर बैठकर आराम करने लगती थी। उनके घुटनों में थोड़ा दर्द रहता था, इसलिए वे ज़्यादा चल नहीं पाती थी। सुबह की सैर के लिए आने वाले मित्रों से मुलाकात भी हो जाया करती थी। वे अक्सर कहा करते थे, बिंदेश्वरी बाबू बड़े किस्मत वाले हैं, बेटी की शादी कर दिए हैं और वह हैदराबाद में सेटल हो गई है। बेटा पुणे में अच्छी नौकरी पर लग गया है, बेटे की भी शादी करा दिए हैं। अब क्या है, खुद भी रिटायर हो गए हैं, बस आराम से ज़िंदगी गुजारनी है। वे कहते हैं, भाई साहब इस बार पुणे जा रहे हैं तो भाभी जी का घुटना भी ज़रूर दिखला दीजिएगा। ट्रेन सही समय पर प्लेटफार्म पर लगने वाली थी। उन्होंने प्रकाश को अपने मोबाइल से कॉल किया था। रिंग जाता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा। वे गाड़ी रुकते ही धीरे धीरे अपना ट्रॉली सूटकेस और जानकी के साथ डिब्बे के अन्य यात्रियों के पीछे पीछे प्लेटफार्म पर उतर गए। वे प्लेटफार्म पर एक लोहे के बने बेंच पर बैठ गए। पुणे में वे पहली बार आए थे। हालांकि बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई आदि जगहों पर वे प्रकाश के एडमिशन के समय जा चुके थे। उस समय उनकी अवस्था भी 55 के करीब रही होगी। वृद्धावस्था ने अधिक जोर से नहीं घेरा था। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था तेजी से घेरने लगती है। यह ऐसी स्थिति है जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं, सिर्फ स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठने के बाद वे थोड़ा सुस्ताए। लोगों के आने जाने की भाग दौड़ और गाड़ियों के कर्ण बेधक हॉर्न से शोरगुल मचा हुआ था। उन्होंने जानकी से पूछा था, जानकी
अब क्या किया जाए, प्रकाश तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार फिर कॉल कीजिए, वह नहीं तो बहू ज़रूर उठाएगी। जानकी को प्रकाश से अधिक रीता पर विश्वास था। बिंदेश्वरी बाबू भी यह सोचकर बहुत खुश थे। किसी माँ को अपने बेटे से अधिक अपने बहू पर भरोसा हो तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है। बिंदेश्वरी बाबू ने फिर कॉल किया था। इस बार प्रकाश ने ही फ़ोन उठाया था। उसके उत्तर से लगा कि अभी तक वह पूरी तरह से नींद से जाग नहीं पाया था। उसने उनिंदे स्वर में ही उत्तर दिया, कौन? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। मैं पूरे स्टेशन पर आ गया हूँ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। प्रकाश ने कहा था, अच्छा आप आ गए, ठीक है, वहाँ से निकलकर मेन गेट की तरफ आइए, मैं आता हूँ। बिंदेश्वरी बाबू बहुत खुश थे कि प्रकाश उन्हें लेने आ रहा है। इससे पहले प्रकाश जहाँ भी रहा है, चाहे पढ़ाई के समय में बंगलौर में या नौकरी के समय चेन्नई में, वह ट्रेन के आने के पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफार्म पर आ जाते थे। आज ऐसा पहली बार हुआ है, खासकर शादी के बाद, कि वह उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने के पहले से प्लेटफार्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण उसे बीती रात तक जागना पड़ा हो। जब रात को कोई भी विलम्ब से सोएगा तो सुबह में नींद खुलने में देर हो ही जाएगी। बिंदेश्वरी बाबू ने विश्लेषण करके देखा तो लगा कि प्रकाश ने 1-2 साल पहले जब से कंसल्टिंग फर्म के जॉब को स्विच किया है, तब से उस पर काम की अधिकता का बोझ हावी हो गया है। वह तनाव में भी रहने लगा है। वे और जानकी दोनों ही स्टेशन से बाहर आ गए थे और वेटिंग लाउंज में ही प्रकाश का इंतजार करने लगे थे। सुबह में उन्हें चाय की ज़रूरत होती है। वे नित्य क्रिया से तो ट्रेन में ही निवृत्त हो लिए थे। जानकी को भी उन्होंने उठाकर फ्रेश हो लेने को कहा था। उसने भी ट्रेन में ही ब्रश कर लिए थे, इसलिए बैठे बैठे उन्होंने चाय मंगवाई थी। उन्होंने जानकी के साथ चाय की पहली चुस्की ली ही थी कि उनके मोबाइल की घंटी बजी थी। उन्होंने हड़बड़ी में पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला तो थोड़ी चाय छलक कर उनके शर्ट पर भी गिर गई। उन्होंने देखा कि यह तो प्रकाश का फ़ोन है। उन्होंने रिसीव किया तो उधर से प्रकाश पूछ रहा था, आप कहाँ पर हैं? बिंदेश्वरी बाबू को क्या मालूम कि वे कहाँ पर हैं। इसके पहले कभी पुणे आए तो नहीं थे। उन्होंने कहा था कि बुकिंग काउंटर के सामने के हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकाश ने फिर पूछा था, किस हाल में वेट कर रहे हैं? यह आवाज़ ठीक से उन्हें सुनाई नहीं दी। पता नहीं, या तो कुछ इस अवस्था में पहुंच जाने के कारण उन्हें श्रवण दोष हो गया था, या उसी समय गुड्स ट्रेन के पार होने के कारण कुछ आवाज़ें बढ़ गई थी और वे अच्छी तरह शब्दों को सुन नहीं सके या शब्दों को पकड़ नहीं सके। इसके बाद प्रकाश का कॉल नहीं आया था। बिंदेश्वरी बाबू भी कुछ अनमने से कुछ लंबे सफ़र में थकावट के कारण सुस्त हो गए थे। कभी कभी नींद की झपकी भी आ जा रही थी। जानकी ने उन्हें जगाते हुए कहा था, फिर से प्रकाश को कॉल कीजिए ना, इसी तरह स्टेशन पर ही बैठे रहिएगा। बिंदेश्वरी बाबू प्रकाश के नंबर पर जैसे ही कॉल लगा रहे थे कि प्रकाश ढूंढता हुआ वहां आ गया। दूर से उसने कॉल किया था, पापा हमने आपको देख लिया है, आप लोग वहीं पर रहिए। वह वहां आया था। बिंदेश्वरी बाबू को प्रकाश का चेहरा और चेहरे का हाव भाव नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ गुस्से और कुछ खिन्नता का भाव चेहरे पर स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने प्रीपेड टैक्सी ले ली थी। टैक्सी में सारे लोग सवार हो गए थे। टैक्सी चलती रही। प्रकाश ने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा था। साधारणतया वह पूछा करता था, ट्रेन से यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपके सहयात्री तो ठीक थे? कभी कभी अच्छे सहयात्री नहीं मिलने के कारण भी दिक्कत हो जाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं व्याप्त था उनके बीच। इस सन्नाटे को जानकी जी ने ही तोड़ा था। प्रकाश, सब ठीक तो है ना? रीता तो ठीक है ना? प्रकाश ने सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दिया था। जानकी समझ नहीं पा रही थी कि इतना अधिक बात करने वाले प्रकाश को आखिर हो क्या गया था। इसी समय अचानक टैक्सी के दाहिने तरफ के पिछले चक्के से आवाज़ आने लगी। स्पीड में जाती हुई टैक्सी डगमगाने लगी। टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी। टायर पंक्चर हो गया था। टैक्सी वाले ने कहा, मेरा टायर पंक्चर हो गया है, मेरे पास स्टेपनी भी नहीं है, इसलिए इसे ठीक करने में समय लगेगा, इसलिए आप लोग ओला कैब को बुला दीजिए। कहिए तो मैं आपके लिए ओला कैब बुला देता हूँ। प्रकाश ने कहा, नहीं नहीं रुको, मैं ही बुलाता हूँ। प्रकाश ने अपने मोबाइल से ओला कैब को फ़ोन किया। उधर से रिप्लाई आया कि 20 मिनट के अंदर ओला कैब आ रहा है। प्रकाश ने तब तक टैक्सी वाले को रुकने को कहा था। टैक्सी वाले ने ही सामान निकाला था। ओला कैब आ गया था। टैक्सी वाले ने ओला कैब पर सामान लोड करने में भी मदद की थी। सामान भी कहाँ ज़्यादा था।
सामान सहित बिंदेश्वरी बाबू और जानकी ओला कैब में स्थानांतरित हो गए थे या फिर कर दिए गए थे। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे, न कोई बातचीत, न कोई समाचार के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी भी हैदराबाद से आ रही थी, उसके बारे में भी प्रकाश ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी। प्रकाश जानकी और बिंदेश्वरी बाबू के सामान के साथ अपने फ्लैट में पहुंचकर उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया था। वहां रीता अभी सोई हुई थी। वह नाइटी में ही थी। वह हड़बड़ाकर उठी थी। वह तुरंत बाथरूम में गई। फ्रेश होकर उसने मिनटों में ही अपना परिधान परिवर्तित कर सलवार सूट पहन लिया था। बाहर लिविंग रूम में आकर उसने बिंदेश्वरी बाबू और जानकी जी के पांव छुए। इतने में गरिमा का फोन आया था। प्रकाश ने कॉल रिसीव किया था। गलती से प्रकाश से लाउडस्पीकर बटन दब गया। मोबाइल पर गरिमा की आवाज़ जानकी और बिंदेश्वरी बाबू ने भी सुनी। मामा जी, हम लोग भी पूरे स्टेशन पहुंच गए हैं। ऑटो लेकर जो पता आपने SMS किया था उस पर पहुंच रहे हैं। प्रकाश ने पूछा था, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गरिमा ने कहा, नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ तो पुणे में ही रहकर MBA की थी, इन्हें सब मालूम है। इस तरह गरिमा का प्रकाश से इतनी विश्वसनीयता के साथ बात करना जानकी को बहुत अच्छा लगा। वह बिंदेश्वरी बाबू से बोली, देखे आपकी नतिनी कितनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। बिंदेश्वरी बाबू भी बहुत खुश नजर आए। प्रकाश ने उत्तर दिया था, ठीक है, आ जाओ। 15-20 मिनट बाद बेटी और नतिनी गरिमा ने जैसे ही प्रकाश के फ्लैट का दरवाज़ा खोला, प्रकाश की जोर जोर से चीख कर बोलने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उसमें खिन्नता भी थी और अंतर्निहित गुस्सा भी। पापा, आपको कितनी बार कॉल किया? आपको कॉल तो रिसीव करनी चाहिए थी। यह सब क्या है? मैं इतना सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया था और आप हैं कि कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं। आप भी अजीब हो गए हैं। प्रकाश का व्यवहार देखकर बिंदेश्वरी बाबू हतप्रभ थे। वे कातर होकर स्वयं दोष भाव से ग्रस्त विचलित होकर बोले थे, बेटे, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर बढ़े हुए शोरगुल के कारण ही मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सका। प्रकाश की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। आप जानते हैं, ऑफिस का काम निपटाने के लिए देर रात तक जागने के बाद भी सुबह उठकर आज छुट्टी का दिन होते हुए भी आपको लाने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। जानकी की बेटी भी यह सब सुन रही थी। गरिमा तो यह सब देखकर अवाक थी। बिंदेश्वरी बाबू अपना सर झुकाए प्रकाश की बातें चुपचाप सुन रहे थे ताकि प्रकाश को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। यह ज़रूरी भी था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई असुंदर और बदसूरत दृश्य उपस्थित हो जाए। लेकिन प्रकाश ने अपने पेरेंट्स पर जोर जोर से चिल्लाकर रीता के मस्तिष्क में बेटे और बाप के रिश्तों की कलई ज़रूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा ही सम्मान नहीं देता हो, उसे बहू क्या सम्मान देगी। जानकी ने देखा कि अपनी बहू रीता भी कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी, चेहरे पर उपहासपूर्ण स्मित भाव लिए हुए। थोड़ी देर बाद बिंदेश्वरी बाबू संज्ञा शून्यता की स्थिति से वापस लौटे थे। वे तत्काल स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों में गिरती अपनी खुद की साख को और गिरने से रोकने के लिए अपने को नित्य क्रिया में लगा देना ही श्रेयस्कर और उचित लगा। प्रकाश जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। रीता ने चाय बनाकर बिंदेश्वरी बाबू, जानकी और प्रकाश की बहन को चाय दी। इतने में झाड़ू पोछा लगाकर खाना बनाने वाली मेड भी आ गई थी। उसने रोटी बनाई। रीता और प्रकाश साथ साथ बैठकर नाश्ता किए। किचन से नाश्ता निकालकर प्रकाश ने ही लाया था। जानकी भी यह सब खुली आंखों से देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही काम करते हों, रिश्तों की अहमियत तभी समझी जाती है जब दोनों में सारे कामों को एक दूसरे के लिए शेयर करने में होड़ लगी हो। कौन किस दिन कितना अधिक अपने पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या किया। दोनों ही नाश्ते के बाद एक साथ काम के लिए निकल गए थे। प्रकाश ही बोलते हुए गया था, माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेड पूरा खाना बना कर जाएगी। रीता ने उसे ज़रूरी निर्देश दे दिए हैं। प्रकाश के आने में 9 बज जाया करते थे। रीता 8 बजे ही आ गई थी। बिंदेश्वरी बाबू को रीता खाना देने लगी तो वे बोले थे कि प्रकाश के आने के बाद साथ ही खाएंगे। प्रकाश 9 बजे आए थे। उन्होंने फ्रेश होने के बाद खाना लगाने को कहा था। पापा, आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, सोचा तुम्हारे साथ ही खाएंगे, मैंने नहीं खाया है। तो गरिमा ने भी नहीं खाया है, बोलती है कि सभी लोग साथ खाएंगे। इतने में रीता ने खाना लगा दिया था। जानकी ने टेबल पर प्रकाश, बिंदेश्वरी बाबू और गरिमा का खाना रख दिया था।
जानकी ने कहा था कि मेरी बेटी, मैं और रीता बाद में एक साथ खाएंगे, आप लोग खाइए। सभी लोग खाना खाने लगे। गरिमा कुछ जल्दी जल्दी खा रही थी। प्रकाश ने गरिमा को समझाना शुरू किया, देखो गरिमा, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। 3 रोटियों को खाने में 15-20 मिनट लगाने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में गरिमा बोल उठी, इस शिक्षा की ज़रूरत मुझसे अधिक आपको है। आपने सवेरे नाना के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योरसेल्फ देन टीच अदर्स। पहले खुद सीखिए, फिर दूसरों को सिखाइए। कहकर वह टेबल से बिना खाना खाए उठ गई। प्रकाश की बहन ने अपनी बेटी को डांटा था, गरिमा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? पहले बड़ों को बताइए माँ, फिर मुझे बताना। ऐसा कहकर गरिमा तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कल रात के बाद आज सुबह से वातावरण तनावग्रस्त था। यहाँ प्रकाश के फ्लैट में एक ही रूम में एसी था। रीता और प्रकाश उसी कमरे में सोते थे। गरिमा को रात 10 बजे जोरों से नींद आ रही थी। वह भी जाकर उसी एसी वाले कमरे में सो गई। रात को सभी ने एक साथ ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद रीता और प्रकाश दूसरे कमरे में, जिसमें एसी नहीं था, वहाँ जाकर सो गए। बिंदेश्वरी बाबू को जानकी ने ही कहा कि आप गरिमा के साथ एसी वाले कमरे में सो जाएं। बिंदेश्वरी बाबू वहां सो गए। जानकी अपनी बेटी यानी प्रकाश की बहन के साथ लिविंग रूम में ही नीचे गद्दा डालकर सो गई। सुबह में बिंदेश्वरी बाबू तो जल्दी उठ गए थे। करीब 6 बजे वे बालकनी में टहल रहे थे। उनके नित्य कार्यक्रम में शामिल है कि वे टहलते हुए ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। वही वे वहाँ भी कर रहे थे। टहलते हुए ही उन्होंने महामृत्युंजय का भी जाप किया। इसके बाद उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया। तब तक रीता और प्रकाश उठ चुके थे। रीता ने ही बिंदेश्वरी बाबू को चाय दी थी। रीता को जल्दी जल्दी तैयार होना था। रात में क्या हुआ था उसके और प्रकाश के बीच किसी को नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिच्छाया कुछ कुछ सुबह भी दिख रही थी। रीता चाय लेकर प्रकाश को दे गई थी, लेकिन प्रकाश ने चाय नहीं पी थी। चाय वैसे ही रखी रखी ठंडी हो चुकी थी। उसके बाद देखा गया कि रीता बाथरूम से निकलने के बाद जेट स्पीड से तैयार हुई थी। वह आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। प्रकाश ने ही किचन से नाश्ता लगाकर रीता के सामने टेबल पर रखा था। बीच में बिंदेश्वरू बाबू ने वातावरण में व्याप्त बर्फ को पिघलाने के लिए रीता से कहा था, जानती हो बहू, मैंने प्रकाश के जन्मदिन पर एक कविता भेजी थी। रीता ने अनमने ढंग से कहा था, हाँ मैंने पढ़ी थी। बिंदेश्वरी बाबू माहौल की बेचैन चुप्पी की भाषा समझ गए थे। प्रकाश का रीता के लिए नाश्ता लगाकर टेबल पर रखना कुछ अजीब लगा था। बिंदेश्वरी बाबू ने जानकी को इशारे से चुप ही रहने के लिए कहा था। रीता नाश्ता करने के पहले करीब 2 घंटे तक कमरे में प्रकाश के साथ पता नहीं क्या क्या खुसुर फुसुर कर रही थी। रीता के नाश्ता समाप्त करने के बाद वह ऑफिस के लिए बाहर निकली थी। प्रकाश भी ठीक उसके पीछे पीछे निकला था। बिंदेश्वरी बाबू समझ रहे थे कि प्रकाश रीता को ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर निकला है, लेकिन प्रकाश जल्दी ही वापस आ गया था। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। वह आते ही शुरू हो गया, देखिए आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब ज़रूर लगेगा। इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। आप मुझे बीमार भी कह सकते हैं या मानसिक रूप से बीमार भी समझ सकते हैं, लेकिन ये टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और गरिमा का जोर जोर से आपस में बोलना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर प्रकाश की दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है, मैं भी उससे बात करती हूँ या डांटती हूँ तो थोड़ी लाउड हो जाती है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बिंदेश्वरी बाबू पूजा कर रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वे पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत सामान्यतः सुनने की ही रही है। वे दूसरों की कही पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद तुरंत उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं, वक्त देते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वे बिफर गए। उनका गुस्सा बाहर निकल पड़ा। देखो प्रकाश, मैं पिछले 1-2 दिनों से जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम असहज हो गए हो। कुछ भी किसी को कभी भी बोल दे रहे हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर जानकी और मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते हो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है। उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है।
तुम भूल रहे हो कि तुम खुद ही यहाँ तक नहीं पहुँच गए हो। तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। हर व्यक्ति जो किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता। जो ज़मीन छोड़ देते हैं वे आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते बिंदेश्वरी बाबू हांफने लगे थे। पूरे वातावरण में स्तब्धता छाई थी। उनका ऐसा रूप प्रकाश ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा, प्रकाश, मेरी यह सीख अच्छी तरह गांठ बांध लो। हम लोगों के संस्कारों के अनुसार परिवार हर व्यक्ति की ज़मीन होती है। पूछो अपनी माँ से, हम लोग अपने बच्चों की कौन कहे अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो मेरा पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता सदृश मान लिया। उनकी बहू का ऑपरेशन मैंने अपनी नौकरी के समय करवाई। तुम्हारी दादी मरने तक मेरे पास ही रही। यह तो तुमने भी देखा होगा। मैंने अपने मेरे भाई की पत्नी जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रखकर 4 महीने तक इलाज करवाया। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन और भगिनी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वही भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इम्प्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं और भी गिर जाओगे उसकी नज़रों में। वह अभी नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ नहीं समझो। प्रकाश हकलाते हुए बोलने लगा। जब उसका गुस्सा अपने हदों तक पहुँचने लगता है तो वह बोलने पर हकलाने लगता है। आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ हूँ वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। मैं आज के दिन यही मानता हूँ और आगे भी यही मानता रहूँगा। इतना कहकर वह बिना किसी का और कुछ कहा हुआ सुने एसी वाले कमरे में जाकर बंद हो गया। प्रकाश आज ड्यूटी भी नहीं गया था, उसने खाना भी नहीं खाया। जानकी उससे खाने के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन कमरा तो उसने अंदर से बंद कर लिया था। चाह कर भी वह खाने के लिए पूछ नहीं सकी। सुबह बिंदेश्वरी बाबू सवेरे ही उठ गए थे। उठ क्या गए थे, नींद ही नहीं आई थी उन्हें। विचारों का बवंडर उनके मन मस्तिष्क को विचलित किए दे रहा था। क्यों ऐसा हो गया है प्रकाश? शादी के पहले तो ऐसा नहीं था। वे लाख विश्लेषण करने पर भी किसी विवेकपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिर अचानक क्या हो गया? प्रकाश का सुबह में खुद नाश्ता निकालकर रीता को देना, नाश्ते के पहले रीता का और 1 घंटे तक प्रकाश के साथ अकेले में बात करना, इससे जो स्थितियां बन रही थी उससे ऐसा सोचने पर विवश होना पड़ रहा था कि प्रकाश की इन सारी प्रतिक्रियाओं की पृष्ठभूमि में रीता का परोक्ष हाथ अवश्य है। परंतु जानकी तो अपनी बहू रीता पर पूर्ण विश्वास के आवरण से घिरी थी। अगर यह मिथ्या भी था तो भी बिंदेश्वरी बाबू अपनी पत्नी के इस मिथ्याभासी आवरण को भेदना नहीं चाहते थे। करीब दिन के 4 बजे प्रकाश खुद ही उठा था। उसने बाथरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया था, जैसे अपने शरीर पर आवृत कुसंस्कारों की जो परत पड़ गई है उसे धो धोकर प्रक्षालित कर देना चाहता हो। बिंदेश्वरी बाबू ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा था। कभी कभी तनाव में लोग अपनी कार या मोटरसाइकिल से लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। बिंदेश्वरी बाबू या जानकी से और कोई बातचीत न हुई, न कोई विचार विमर्श। वे एक तरह से अपरिचित अतिथि बने हुए थे। क्या कर सकते थे? आगे के 2 सप्ताह तो किसी तरह बिताने ही थे। उनके कोई दूसरे जान पहचान वाले भी नहीं थे जिनके यहाँ पेन गेस्ट के रूप में भी बचे हुए दिनों को गुजारा जाए। बीच में कन्फर्म रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल था। फ्लाइट से जाने की औकात नहीं थी। उनकी बेटी तो बस से भी जा सकती थी क्योंकि पुणे से हैदराबाद के लिए लग्जरी बसें चलती थी। बिंदेश्वरी बाबू ने मन को दृढ़ कर लिया, चाहे जो भी हो, जब तक प्रकाश सबों का सामान बाहर नहीं फेंक देता और धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल देता है, तब तक बाहर से खरीद कर ही सही खाएंगे और यहीं रहकर अपना भरण पोषण करते रहेंगे। बिंदेश्वरी बाबू, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और नतिनी गरिमा खामोशी के धागों से मानो अपनी जीवा को सी चुके थे। उनके बीच न कोई बातचीत, न कोई विचार विमर्श। वे सभी अपरिचित से बने हुए पलों को गिन गिन कर सरकते हुए सुन रहे थे। शाम के करीब 6 बजने को हुए थे। जानकी अपनी बेटी के साथ नीचे उतरकर स्टोर से दूध ले आई थी। चाय बनाई गई। बिंदेश्वरी बाबू ने भी चाय पी थी। शाम को 1 कप चाय पीने की उनकी आदत थी। इसमें जब से जानकी का साथ हुआ था कभी भी व्यवधान नहीं आया था।
अगर किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी आ जाते थे तो जानकी शाम की चाय के बारे में पहले ही बता देती थी। वे लोग अपनी अपनी चाय खत्म ही किए थे कि खाना बनाने वाली बाई आ गई थी। इसे प्रकाश रीता ने पहले से ही लगा रखा था। वो जानकी से पूछी थी, माई कितना रोटी बनाएगा? जानकी ने सारे लोगों पर 4-4 रोटी के हिसाब से 20 रोटियां बनाने को कही थी। 4 रोटियां सुबह की ही बची थी। खाना बनाने वाली बाई करीब 8 बजे तक खाना बनाकर निकल गई थी। करीब 8 बजे रात को प्रकाश और रीता दोनों ने घर में प्रवेश किया था। प्रकाश के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी था। आते ही वह डब्बा और पॉलीथीन का बैग एक और रख कर अपने शूज खोले, हेलमेट खोलकर एक तरफ रखा। उसने बड़ा सा डब्बा गरिमा के हाथ में थमा दिया। पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहा, आज सुबह के बिहेवियर के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा पापा। ऐसा कहते हुए वह डबडबाई हुई आंखों के कोर में थमी हुई बूंदों को पूछते हुए बिंदेश्वरी बाबू के कदमों के पास ही बैठ गया। उसने पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सर पर रखते हुए कहा, पापा जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? बिंदेश्वरी बाबू की आंखों में भी आंसू छलक आए। इतने में फिर दरवाजे की बेल बजी थी। इस बार रीता ने दरवाज़ा खोला। 2 आदमी एक बड़ा सा पैकेट लेकर अंदर आए थे। उन्होंने लिविंग रूम में पैकेट खोला था। एक और एसी था। जानकी देखते ही बोल पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत थी प्रकाश, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? इस पर रीता ने ही कहा था, नहीं माँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों के आने से ही मुझे आज प्रमोशन का लेटर मिला है। मेरी सैलरी अब करीब 25% यानी करीब 1/4 अधिक हो गई है। यह तो एक दिन लगना ही था, तो आज क्यों नहीं? इतना कहकर रीता चुप हो गई। इसके बाद प्रकाश ने एसी लगाने वाले आदमियों को दीवार पर जगह बता दी। फिर वह बिंदेश्वरी बाबू के पैरों के पास बैठ गया। उसने बोलना शुरू किया, पापा आपने जो सुबह में मुझे इतना सुनाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन माँ तुम मुझे क्यों नहीं डांटी? तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे टेढ़े काम सीधे हो जाते थे। तुम्हारी यह गलती रही। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी तुम मेरे कहने पर सिर्फ टेसुएं बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांटती थी, बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की थी, लेकिन इसकी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। तुम्हारी यह गलती रही कि तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया, थोड़ा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। पापा नहीं डांटते तो मुझे तो कोई डांटने वाला था ही नहीं। ऐसा क्या इतना बड़ा हो गया हूँ मैं तुम लोगों के सामने? इतना कहते हुए प्रकाश ने अपना सर बिंदेश्वरी बाबू के घुटनों के बीच छुपा लिया था। कुछ देर तक वह ऐसे ही सर छुपाए रहा और बिंदेश्वरी बाबू उसके सर के बालों को सहलाते रहे। वह इस शीतल छांव में ममता और वात्सल्य की बारिश में भीग ही रहा था कि किसी के द्वारा उसके टी शर्ट खींचे जाने पर उसने सर उठाया। पीछे मुड़कर देखा तो गरिमा रोती हुई खड़ी थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। प्रकाश ने उसे अपने गोद में खींचकर पूछा, तो फिर कैसे बोलना चाहिए था? और इस पर सारे लोग जोर से हंस पड़े। प्रकाश ने कहा, माँ पापा और दीदी, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा वही रहूंगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे डांट लगा सकते हैं। और यह कहते हुए प्रकाश अपने पापा के गले लग गया। सभी के मन के गिले शिकवे दूर हो चुके थे। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।